मरहूम खादिम हुसैन रिजवी साहब ने ये अल्फाज शायद फैसल वाडा के लिए कहे थे, तुझे किसने बीच में चमचा बनाया है, तो अपनी चमचागिरी अपने घर रख चमचे। फैसल वाडा जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट का चेहरा कहा जाता है और जो ताकतवरों की फेस सेविंग करते नजर आते हैं, जिनकी पेशन गोइयों और दावों के मुतालिक कहा जाता है कि मैं नहीं बोल दी, मेरे विच मेरा यार बोलदा है। कौन जानता है कि फैसल वाडा कौन है, क्या है और जमहूरियत के लिए क्या खिदमात हैं इसकी। फैसल वाडा एक टाउट है जिसका ना कोई वोट बैंक है, ना कोई जमात है और ना ही कोई जमहूरी खिदमात है। इसके बावजूद एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन 2024 में वाडा को वोट दिया, जो समझ से बालातर है। खैर, एमक्यूएम को भी किसी वोट बैंक के बगैर कराची में सीटें दी गई, मगर पीपल्स पार्टी ने क्यों इस टाउट को नामजद किया? क्या ये उस बीबी की जमात नहीं है जिसके बारे में हबीब जालिब ने कहा था कि डरते हैं बंदूकों वाले एक नहत्ती लड़की से? क्या उस औरत का शोहर जरदारी और बेटा बिलावल मर्द होते हुए भी अपनी बीवी और माँ से कमजोर निकले? आजकल बड़ी लीग चल रही है, खासकर जरदारी और नवाज फिर से लीक हो गए हैं, सब नंगे हो चुके हैं। कपड़े तो पहले ही उतर गए थे, लगता है अब खाल भी उतरेगी। अगर आबादी और माइशत के हुजम के लिहाज से देखें तो पाकिस्तानियों ने दुबई में भारतीयों से ज्यादा जायदादें खरीदी हैं। 11 अरब डॉलर मुल्क से बाहर गया है। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के बाद क्या पाकिस्तान के सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स कौम को ये बताएंगे कि ये दौलत कहां से कमाई और किस तरह बाहर भेजी? कौम को जवाब चाहिए, मनी ट्रेल सामने लाई जाए। बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं इसमें, फैसल वाडा, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, शर्जील मेमन समेत बहुत सारी सियासी अशराफिया के नाम है इसमें। बस नहीं निकली तो गड़ी बेचने वाले की प्रॉपर्टी नहीं निकली, मगर बेशर्मों ने सजा उसे ही देनी है। बस अल्लाह ने इनकी मत मार दी है गुनाह के रास्ते पर चल चल के। शर्जील मेमन के घर से तो 5 अरब रुपया भी बरामद किया गया था, लेकिन फिर 2 मरतबा वजीर बना दिया गया। अब अगर आप लोग करप्शन का माल घर में नहीं रखने दोगे तो बेचारा दुबई में प्रॉपर्टीज ही लेगा, घर में तो माल पकड़ा जाता है। आसिफ जरदारी को 2014 में दुबई में किसी ने 32 करोड़ रुपए मालियत की एक प्रॉपर्टी तोहफे में दी, जो तोहफा जरदारी साहब ने अपने असासों में जाहिर कर दिया। कराची के एक बड़े ताजर अब्दुल गनी मजीद ने अपनी दौलत की दस्तावेज में बताया कि 2024 में इन्होंने दुबई में एक प्रॉपर्टी किसी को तोहफे में दे दी थी। दुबई लीक्स के मुताबिक ये वही प्रॉपर्टी है जो अब्दुल गनी मजीद ने जरदारी साहब को तोहफे में दी थी। जाली अकाउंट्स की तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि सिंध में सबसे ज्यादा ठेके और सरकारी फवाइद सिर्फ अब्दुल गनी मजीद के ओमनी ग्रुप को मिलते थे, जो जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए तमाम रकूम की हेर फेर करते थे। नैब ने तहकीकात मुकम्मल करके करप्शन रेफरेंसेस दायर किए, जो ताखीर का शिकार होते रहे और फिर जरदारी साहब के सदर बनते और इस्तिस्ना मिलते ही तमाम मुकदमात की कार्रवाई रुक गई। ये दुबई लीक्स में सामने आने वाली 23,000 प्रॉपर्टीज में से सिर्फ एक ही कहानी है। रिस्क हलाल वाले दुबई में धक्के खा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी करते हैं, वहाँ से पैसे पाकिस्तान बेचते हैं। हरामखोर पाकिस्तान लूट कर बाहर जायदादें बना रहे हैं। कोई मुहिब वतन इनको अपना 1 रुपया भी माफ न करे। रोजे मैशर एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा इनसे। अब तो उठ जाओ सोई हुई कौम, देखो कैसे तुम्हारे और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर इनकी हरामखोर औलादें पल रही हैं। जो के हैं ये हमारा खून चूसने वाली। जागो और अपनी नस्लें बचाओ। हैरानी इस बात पर है कि सबको पता था कि किसके कारोबार और किस किस की जायदाद मुत्तहदा अरब अमारात में है, मगर फिर भी इसको लीक्स का नाम दे रहे हैं। अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाना, गैर कानूनी तौर पर बिजनेस करने, लेकिन नाम बीवी बच्चों का इस्तेमाल करना और इस नाजायज पैसे को डबल करने और महफूज बनाने के लिए दुबई समेत दूसरी महफूज जगहों तक पहुँचाना, ये है हमारी अशराफिया कहलाने वाले चोरों का धंधा है। कोई भी रह तो नहीं गया कौम को लूटने में। जनरल बाजवा के बेटे साद बाजवा की भी दुबई में प्रॉपर्टी निकली है। ये मुबैना तौर पर नरेंद्र मोदी के वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे का बिजनेस पार्टनर है। लगता है इनकी प्रॉपर्टी तो चांद पे भी मिलेगी, इसीलिए चांद पे भी इन्होंने अपने बंदे बेच दिए हैं। कहा जा रहा है कि दुबई लीक्स पर फैसल वाडा का बयान चोर की दाढ़ी में तिनके के मुतरादिफ है। दुबई लीक्स के बाद जब एहतसाब की तलवार सर पर लटकने लगी और खाया पिया उगलने का खौफ हुआ और जब खुद की माफी बढ़ गई तो अब टाउट ने सब चैनल पर खोल दिया। इस सब के बाद क्या फैसल वाडा के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? क्योंकि फैसल वाडा का पटा हर घंटे बाद खुल जाता है। अब तो ये सरेआम जजिस को धमकियां लगा रहा है। क्या काजी थोड़ी सी गैरत करेंगे? फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस लेंगे? वैसे क्या नजारा है कि फैसल वाडा का एक रंग आ रहा है, दूसरा जा रहा है और अवाम को ये देख कर बहुत मजा आ रहा है। फैसल वाडा ने धमकी दी है कि जो कोई पगड़ी उछालेगा हम उसकी पगड़ी को फुटबॉल बना देंगे। वाह जी, जो खुद कंपनी के कच्चे से लटका हुआ है वो दूसरों को फुटबॉल बनाने की धमकियां दे रहा है। किस हैसियत से फैसल वाडा बाबर सत्तार को तड़ियां लगा रहा है? तुम किसी को क्या फुटबॉल बनाओगे? तुम तो खुद अपने बापों के हाथों फुटबॉल बने हुए हो। जो बाप की कमाता है उसकी बोली बोलना शुरू कर देते हो। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। नए बाप बनाने के शो की वजह से ना तुम शोबिस में कामयाब हो सके ना सियासत में। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा, मगर तकलीफ और आग अटार्नी जनरल, वजीर इतलात और फैसल वाडा को लगी है। अब कंफर्म हो गया बाबर सत्तार सच्चा है। फैसल वाडा का कहना है बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, शवाहिद हैं तो सामने लाएं। लगता है ताकतवरों ने अपने टोमी का पट्टा खोल दिया है। वैसे टोमी का रोना बता रहा है कि अदलिया डट गई है और टोड फैसल वाडा के दुम पर अदालत ने पांव रख दिया है और अब फैसल वाडा और इसके करप्ट दोस्त जलीलो ख्वार होकर
होकर आग उगल रहे हैं। अल्लाह पाक ने दुनिया में ही रुसवा कर दिया है। दरअसल फैसल वाडा खुद पर्ची पर आया है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पर्ची हलाल कर रहा है। फैसल वाडा के चीखने से ही पता चल रहा है कि जस्टिस बाबर सितार साहब की चोट काफी गहरी लगी है। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी है, मगर काजी ईसा अभी तक लटके हुए हैं। चीफ जस्टिस बस अपना रंग दिखा रहे हैं कि मेरी भी एक्सटेंशन करो, लेकिन मामला अभी तक बाव-ताव में अटका हुआ है। अब बहुत जल्द एक अनजान शहरी अदालत में मोहसिन नकवी और फैसल वाडा की रुकनियत चैलेंज करेगा, फिर इन दोनों पर नाअहली की तलवार लटकाई जाएगी और अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएंगे। यही सारी गेम है। फैसल वाडा की टाउन सुनकर अंदाजा हुआ कि टोड़ की भी क्या जिंदगी है, बेलानत है ऐसी जिंदगी पर। फैसल वाडा से इंतहाई एहतराम से गुजारिश है कि तुम एक पालतू हो, पालतू ही रहो। जिस टाइम तक हड्डी मिल रही है चूसते रहो, वो बोंगियां ना मारो जिनकी तुम्हारी औकात नहीं है। कल जिस टाइम हड्डी बंद होगी तो ये फड़े तुम्हारे गले का फंदा होंगी। अच्छे बच्चे बनो। वैसे फैसल वाडा ने बड़ी बड़ी बड़के मारी, मगर ये नहीं बताया कि दुबई लीक्स में इनके अबुओं ने पाकिस्तानियों के पैसे लूट कर दुबई में जो जायदादें बनाई है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हो रही है, कौम से माफी कब मांगी जाएगी और पैसे कब वापस किए जाएंगे। मेरे वतन की सियासत का हाल ना पूछो, गिरी हुई है तवाई तमाशबीनों में। मुल्क का जो हाल कर दिया है इसके बाद भी कुछ पूछने की जरूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, शहरियों की बरामद, दहशत गर्दी की दरामद, कस्टम्स, FBI, DHA, बहरिया टाउन, सरहदी गैर कानूनी तिजारत, IPPs, PIA, स्टील मिल्स, PTCL, रैकोडिक वगैरह और अब दुबई लीक्स। हुकूमत में बैठे अफराद गला फाड़ फाड़ कर बैरूने मुल्क सरमायाकारी की बात करते हैं, जबकि इनकी और इनकी औलादों की जायदादें बाहर पड़ी हैं। कौन इस दोगलेपन के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा, जरा सोचिए। असल मातम पाकिस्तान की मौजूदा माशी हालात में हुक्मरानों का 12 अरब डॉलर पाकिस्तान की बजाय दुबई में होने का है। स्टेट बैंक में सऊदी से कर्जा लेकर सहारा लिया हुआ है। माशियत को चलाने के लिए 1 अरब डॉलर की IMF से भीख मांग रहा है। करप्ट माफिया, ब्यूरोक्रेट और मौजूदा काबी सियासी माफिया के लिए पाकिस्तान सोने की कान है। ये इक्तिदार से चिमटे रहेंगे जब तक अवाम इनका गिरेबान पकड़कर नहीं घसीटेगी सड़कों पर। खुशहाल पाकिस्तान का एक ही उसूल है, 17 ग्रेड से ऊपर का कोई भी मुलाजिम मुल्क से बाहर जायदाद नहीं खरीद सकता। मुल्क की कर्जों और सरमायाकारी के बोझ की वजह से इसे मुहिबे वतन नहीं समझा जाएगा। मुल्क में अहम मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें इमरान खान को मजबूर किया जा रहा है कि आप गिरेबान छोड़ो। न्याजी गिरेबान नहीं छोड़ रहा, प्रेशर डलवाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा लाहक है। अगर पाकिस्तान में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को जेल कस्टडी में रखकर उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, तो तमाम सिक्योरिटी इदारे अपनी वर्दियां उतारें और अपने इख्तियारात सरेंडर करें और चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाएं। इस वक्त क़यादत को भरपूर तरीके से जागना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इमरान खान को कुछ हो गया तो अवाम का सबसे पहला हाथ अपनी पार्टी की लीडरशिप के गिरेबानों तक पहुंचेगा। उसके बाद मुखालफीन का हिसाब किताब होगा, क्योंकि जो दुश्मन है वो सबको नजर आ रहा है, लेकिन जो दोस्त की शक्ल में मुनाफिक है पहला नंबर उनका होगा। दुबई लीक्स में एक इंसान सुरखरू हुआ है, जो है इमरान खान न्याजी। दूसरी जानिब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में भी खान साहब को बाइज्जत रिहा करने का हुक्म दे दिया है, जबकि असल मुकदमा तो ये बनना चाहिए कि ऐसे बेबुनियाद मुकदमा किसने बनाए थे और क्यों बनाए थे। जो इसमें शामिल है सबको सजाएं होनी चाहिए। दुबई लीक्स वाले काफी परेशान हैं कि किसी तरह कोई करप्शन साबित कर दें, लेकिन हर बार अल्लाह की हुक्म से मुंह की खाते हैं। ना पनामा लीक्स, ना पिंडोरा लीक्स, ना दुबई लीक्स, ना हुदैबिया पेपर मिल, ना सरे महल, ना दुबई में जाली नौकरी और तनख्वाह, ना कोई कतरी लेटर, ना बीवी बच्चों के नाम पर जायदादें, ना कोई जाली अकाउंट। ऐसा शख्स सिर्फ पाकिस्तान में ही डिस्क्वालीफाई हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।